सिक्योरिटी जोन है जंतर मंतर, और वो पूरा का पूरा लुटियंस का इलाका। सीजेपी पार्टी वहां ड्रोन उड़ा रही है उस इलाके। एक घर जो कह रहे हैं कि हमरा वो हैं क्या, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जी, हम तो आंदोलनकारी हैं जी। आंदोलनकारी के घर के बाहर पत्रकार चले गए, इससे डर लगने लगा है। हाँ, इतना बड़ा बंगला है तो बंगले की फोटो गरीब लोगों को भी लेने दो भाई। इस देश का गरीब भी देखे, इस देश के वो गरीब बच्चे भी देखें कि क्रांतिकारी होने में कितना फायदा है। लोग पता लगाने लगे कि भाई सौरभ दास ऐसा करते क्या हैं कि महान क्रांतिकारी सौरभ दास जो इस देश में नई आजादी की बयार लेकर के आए हैं, वो आखिर इतने पॉश इलाके में रह क्या रहे हैं, उनके पिताजी करते क्या हैं, ये खुद क्या करते हैं। सीजेपी के लोगों को ये बात निजता का हनन लग रहा है। As far as such election is concerned, we are exploring our legal options. Strict legal actions will be taken if this continues, especially by क्या इस देश को सड़क पर उन्मादी भीड़ जो इस देश की संसद में घुस जाना चाह रही थी, जिसका मार्च था कि हम संसद तक जाएंगे, क्या इस देश को वो राष्ट्रवादी लोगों की जो चिंता है कि ये देश का सम्मान है, इस देश की संसद में घुसकर तुम क्या करने वाले हो? क्या वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या करते हैं सौरभ दास? लोगों ने पूछना शुरू किया है, लोगों ने खंगालना शुरू किया है। देखिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिखा है भाई ने लिंक्डइन प्रोफाइल पर। आगे भाई लिख रहा है, ही इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ क्लाइमेट एक्शन फ्रंट, यही वाली कंपनी। इस आरोप पर लोगों ने निकाला कि भाई कोई कंपनी है, उसमें तुमको फाउंडर हो, तुम्हारे पास पैसा किधर से आ रहा है, लोग ये सब पूछने लगे। भाई ने कहा एब्सोल्युटली रबिश। सौरभ दास झूठ है मिलॉर्ड, झूठ है, झूठ है, झूठ है। जिस दिन इस्तीफा होता है उस दिन क्या होता है, 5 सितारा होटल में पार्टी होती है, नाच गाना होता है। जो तुम लाठी खाए, तुम डंडा खाए, गाली खाए, तुमको नहीं बुलाए भैया, भैया अकेले नाच। गाना चल रहा था, जुम्मा चुम्मा दे दो, जुम्मा चुम्मा ले लो। नेता सबको बनना भाई। एक डिसीजन लिया जाए, मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोर्ट्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको स्पोर्ट्स पर्सन बना दूं, ये सब चीजें नहीं होगी। इसी को कहते हैं सिर्फ फुटअव्वल। स्टेज पर जो लोग थे वो लोग नेता थे, सामने जो लोग थे वो लोग भीड़ थे। भीड़ का इस्तेमाल होता है, भीड़ और भीड़ दोनों की कोई कीमत नहीं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। आज बात करेंगे प्रॉपर्टी की। घर चाहिए ग्रेटर कैलाश में, एक से एक प्रॉपर्टी, एक से एक प्रॉपर्टी और एक से एक बेहतरीन प्रॉपर्टी। देखिए 208 स्क्वायर यार्ड में 99 लाख रुपए, माफ करिए 99,000 प्रति मंथ, केवल 1 लाख रुपए में 1,000 रुपया कम दीजिए, 3 BHK फ्लैट लीजिए, 2 बाथरूम भी साथ में मिलेगा। 2.5 लाख रुपए अगर है प्रति महीना दीजिए, 311 स्क्वायर यार्ड में लीजिए, 4 बढ़िया 4 BHK, 4 रूम और साथ में 4 बाथरूम भी है मेरे भाई। आगे आइए, ग्रेटर कैलाश में ही घर चाहिए, 3 BHK 3 बाथरूम, घर का किराया मात्र 1,75,300 स्क्वायर यार्ड में ये बना हुआ है। ग्रेटर कैलाश में एक और घर है दर्शकों, 3 BHK है, 3 बाथरूम भी है साथ में, 209 स्क्वायर यार्ड की ये प्रॉपर्टी है, महज 2 लाख, मात्र 2 लाख रुपए प्रति महीना। अगली प्रॉपर्टी है 4 BHK है, बिल्डर फ्लोर है दर्शकों, 500 यार्ड में ये स्क्वायर यार्ड में ये बना हुआ है, 3 लाख रुपए प्रति महीना। अगली प्रॉपर्टी और भी शानदार, 265 स्क्वायर यार्ड में ये प्रॉपर्टी है, 1.5 लाख रुपए प्रति महीना है, 3 BHK, 3 बाथरूम भी आपको साथ में मिलेगा। 208 स्क्वायर यार्ड की एक और प्रॉपर्टी है, 3 BHK, बिल्डर फ्लोर, 1,60,000 रुपए प्रति महीना, 2 महीने का साथ में डिपॉजिट भी आपको देना पड़ेगा। एक से एक प्रॉपर्टी, बहुत शानदार प्रॉपर्टी आई है दर्शकों हमारे पास। 4 BHK है, साथ में 4 बाथरूम भी अटैच मिलेगा आपको, 2,650 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, 4.5 लाख रुपए प्रति महीना। तो एक से एक सस्ती प्रॉपर्टी दिल्ली के पॉश इलाके में हम आपको देने जा रहे हैं। डीएनपी इंडिया एक से एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आपको बता रहा है। कितना सस्ता सस्ता है देख रहे हैं, 99,000, 2.5 लाख, 1,75,000, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख। क्या गरीब हो क्या? अरे गरीब
गरीब हो, ज्यादा किराया लग रहा है ये। कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ लोग बगैर कमाए भी ये किराया दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभिजीत अय्यर मित्रा हैं। टेलीविजनों पर आपने इनको देखा होगा, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, राजनीति पर अपनी समझ रखते हैं, अलग अलग मुद्दों पर लिखते बोलते रहते हैं। इन्होंने 22 मई का एक ट्वीट किया है, ये 22 मई की ट्वीट है, तब जब सीजेपी मेरे ख्याल से गर्भ में कहीं थी, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, तब दिल्ली के जंतर मंतर पर कोई आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था। और ये देखिए, ये जो पार्टी आपको दिखाई दे रही है, एक से एक फोटो आपको स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। He lives in a 1,000 square yard house in South Delhi with a large garden. Rent usually starts at around 7 lakhs per month. For this is in this kind of neighborhood. He literally monetized contempt of court, funded by whom? Independent journalist. अभिजीत अय्यर मित्रा ये लिख रहे हैं सौरभ दास के लिए। जी हाँ, यही सौरभ दास जो कुछ ये कह रहे हैं, हाउस रेंट ये वो वगैरह वगैरह। तो अभिजीत ने तो एक पॉइंट रख ही दिया है कि मोदी जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए। वो तो रेडी ही है अपना डिग्री दिखाने के लिए। वो बोल रहे फंडिंग उनका स्कॉलरशिप, तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि पीएम केयर्स का ऑडिट हो जाए पिछले 3 साल का। जो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है उसका भी जरा बता दीजिए, ब्यौरा दे दीजिए। बीजेपी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग भी बता देंगे। कागज उनको भी दिखाना पड़ेगा अगर हमसे भी कागज मांगा जा रहा है तो। ये लोग क्रांति की कसमें खा रहे थे, ये लोग आंदोलन की कसमें खा रहे थे। इनका मानना है कि ये इस देश में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने आए, लेकिन ये बैठ करके जेपी नड्डा साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे जिस समय आपके बच्चों को लाठियां लग रही थी। दूसरे सबसे बड़ के नेताजी जिस ट्रक का टायर पंक्चर है, ये उसके ट्रक पर बैठे हुए थे, नीचे आपके बच्चे को पुलिस पीट रही थी। सोचिएगा ऐसा क्यों है। ये जो सौरभ दास जी हैं, सौरभ दास जी पर जैसे अभिजीत मित्रा और भी बड़े पत्रकार, कुछ यूट्यूबर्स वगैरह कल उनके घर में घुस गए। लोग पता लगाने लगे कि भाई सौरभ दास ऐसा करते क्या हैं कि महान क्रांतिकारी सौरभ दास जो इस देश में नई आजादी की बयार लेकर के आए हैं, वो आखिर इतने पॉश इलाके में रह क्या रहे हैं। इनके पिताजी करते क्या हैं, ये खुद क्या करते हैं कि जहां लाखों का केवल किराया है घरों का, और वो भी हमने आपको दिखाया जिस घर का एरिया 250 स्क्वायर यार्ड है या 300 स्क्वायर यार्ड है, वो भी 2-2 लाख रुपए प्रति महीने पर है। ये व्यक्ति 1000 स्क्वायर यार्ड के एक बंगलों में रह रहा है। वही अभिजीत मित्रा अय्यर ने पूछा है। साथ में जो फोटोज है उनमें बड़ी दिलचस्पी रखिएगा कि सौरभ दास क्या सोच रहे हैं, कैसे सोचते हैं। जो फोटोज हैं वो देख करके बहुत सोचने समझने की फिर दिक्कत नहीं होगी आगे। तो क्या हुआ कि कुछ यूट्यूबर चले गए ये जानने की भाई सौरभ दास के पास माल आ कहां से रहा है। ये बात पूछा गया। सीजेपी के लोगों को ये बात नीचता का हनन लग रहा है। As far as Sanjay Dixit is concerned, we are exploring our legal options. Strict legal actions will be taken if this continues, especially by Abhijit Mitra. देख रहे हैं, फर्ज करिए कि अगर ये व्यक्ति केवल अपने घर के बाहर एक पत्रकार की पूछताछ से अपनी निजता का हनन, अपनी सुरक्षा का हवाला दे रहा है, क्या इस देश को सड़क पर उन्मादी भीड़ जो इस देश की संसद में घुस जाना चाह रही थी, जिसका मार्च था कि हम संसद तक जाएंगे, क्या इस देश को वो राष्ट्रवादी लोगों की जो चिंता है कि ये देश का सम्मान है, इस देश की संसद में घुसकर तुम क्या करने वाले थे, क्या वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? एक पत्रकार गया है तुम्हारे घर के बाहर जिसमें तुम किराए पर रहते हो, तुम इसको निजता का हनन, सुरक्षा की हानि जाने क्या क्या बता रहे हो, और तुम इस देश की संसद में उन्मादी भीड़ को बुलाकर अनगाइडेड मिसाइल की तरह सड़कों पर छोड़ देते हो और खुद पीछे हट जाते हो। सामान्य बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके पास जानकारी का अभाव है, तुमको पता है कि वो रील देखकर जानकारी जुटा रहा है, और ऐसे अबोध बच्चों को तुमने सड़कों पर भीड़ बना करके छोड़ दिया, पुलिस की लाठी के सामने छोड़ दिया, तब तुमको देश की सुरक्षा की चिंता नहीं, तब तुमको यह चिंता नहीं हुई कि दुनिया में देश की का क्या इमेज जाएगा,
भारत के बारे में लोग क्या सोचेंगे जब संसद के सामने पुलिस या तंत्र और सामने से भीड़ खड़ी होगी जो छात्रों की है तुम्हारे मुताबिक, और उस भीड़ में फुल एंड फाइनल असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के काडर घुसे हुए हैं। दर्शकों, आज इस सौरभ दास पर ही बात करते हैं। आप समझो कि ये किस तरह के लोग हैं और फिर आप तय करो आपको मानना है नहीं मानना है, आपको ये अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, भाई मेरी बला से, लेकिन जो है वो आप तक जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये सीजेपी वाले, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग? बता ही दिया मैंने, पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है सोशल मीडिया हैंडल्स फॉर अनलॉफुली एंटरिंग एंड फिल्मिंग हिज रेजिडेंस। हाई सिक्योरिटी जोन है जंतर मंतर और वो पूरा का पूरा लूटियंस का इलाका। सीजेपी पार्टी वहां ड्रोन उड़ा रही थी उस इलाके में। एक घर जो कह रहे हैं कि हमरा वो हैं क्या, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जी, हम तो आंदोलनकारी हैं जी। आंदोलनकारी के घर के बाहर पत्रकार चले गए, इससे डर लगने लगा है। हाँ, इतना बड़ा बंगला है तो बंगले की फोटो गरीब लोगों को भी लेने दो भाई। इस देश का गरीब भी देखे, इस देश के वो गरीब बच्चे भी देखें कि क्रांतिकारी होने में कितना फायदा है। क्रांतिकारी भी अमीर हो सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। आगे जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक मैथुन नाम का ट्विटर हैंडल है, लिख रहा है फाइनली द मास्क आर ऑफ कंप्लीटली। हम आपको दो बाइट सुनवा रहे हैं। एक तो माननीय नेहा बोरा जी की है, महान क्रांतिकारी महिला नेत्री, उनकी सुनिए, बाद में अभिजीत दीपके साहब को सुनिए और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। The Gen Z is rising and I'll tell you what the plan is. आप सब लोग इस मूवमेंट के सक्सेस के बाद बार बार हमें इनवाइट करते रहे कि हमारे यूनिवर्सिटी आइए, हमारे कॉलेज आइए, हमारे शहर आइए, ताकि ये मूवमेंट ख़त्म ना हो, इस मूवमेंट का मोमेंटम ख़त्म ना हो। इसलिए आपके इनविटेशन पे द जेन ज़ी राइजिंग टूर इज़ हियर, जिसमें मैं आ रही हूँ आप सबसे मिलने। फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं, अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए। अब आप ये सिलसिला सुनिए, सिलसिला ये, अगर छात्रों की बात थी, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही अंतिम मंसूबा था, जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, वो हो चुका है। लेकिन अब मैडम क्या कह रही है माननीय नेहा बोरा जी और कॉकरोच भी, पहले सुनिए। जिस दिन इस्तीफा होता है उस दिन क्या होता है, 5 सितारा होटल में पार्टी होती है, नाच गाना होता है, जो तुम लाठी खाए, तुम डंडा खाए, गाली खाए, तुमको नहीं बुलाए भैया, भैया अकेले नाच रहे थे, गाना चल रहा था, जुम्मा चुम्मा दे दो, जुम्मा चुम्मा ले लो, इस पे मौज चल रही थी। दूसरी तरफ जो नेहा दीदी हैं, नेहा दीदी भी 23 दिन के भूख हड़ताल के बाद पूरे जोशो खड़ोस के साथ नाच रही हैं, चल छैया 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 छैया, ये सब चल रहा है। अब जब आंदोलन करके तरोताजा महसूस कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके गांव। दूसरी तरफ भाई भी कह रहा है कि हमने इलाके बांट दिए हैं, जगह जगह लोगों को तैनात कर दिया है। सुना ही आपने कि इस इलाके में फलाने बाबू, इस इलाके में चिल्लाने बाबू, और वहीं घर के बाहर जानते हैं क्या ड्रामा हो रहा है। आंदोलन देश का है, तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, ये सब चीजें नहीं होगी। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई है, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट होना, कोई डिसीजन हम टीम नहीं है, हम वॉलंटियर ही है, हमारा छोटा भाई है वो, हम उसके खिलाफ नहीं है। हमारी बात कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे इसी को कहते हैं सिर्फ उठवल। नेता सबको बनना भाई। तुमको लग रहा था क्रांति हो रही, नहीं, वहां एक लॉन्चिंग स्टेज था, सामने भीड़ थी, स्टेज पर जो लोग थे वो लोग नेता थे, सामने जो लोग थे वो लोग भीड़ थे। भीड़ का इस्तेमाल होता है, भीड़ और भीड़ दोनों की कोई कीमत नहीं। तुमको लगता है तुम बड़े महत्वपूर्ण, ना, काम हो गया तुम्हारा, तुम अब किसी काम के नहीं। भैया को नेता बनना था, भैया नेता बन गए।
जिन दो लड़कों को आपने सुना वो यही तो कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड और जानकारों को अब पद बांट रहा है। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है? क्या ये लोग उसमें आने वाले हैं, राजनीति में आने वाले हैं? लोग एक मूवमेंट है, मूवमेंट एक प्रेशर ग्रुप बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये है कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जवाब ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा है। समझ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इनको भी अपनी हैसियत पता है, इनको भी ये पता है कि हम चुनाव लड़ने गए तो हमारी क्या हालत जनता करने वाली। इस देश का, अरे भाई 150 करोड़ आबादी है, 25-50 हजार, 2 लाख 4 लाख की भीड़ हम कहीं खड़ी कर लें, हम कहें कि हम नेता हैं, उस 5 लाख की भीड़ से तो नहीं होता है ना। जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता ही तय करती है। लेकिन आपको बार बार ये क्या है कि हम लोग इमोशनल लोग हैं, हमारी इमोशन के साथ खेला जाता है। भीड़ जब कैमरों में दिखती है, रोते गाते चित्कारते नारे लगाते लोग दिखते हैं, हमको लगता है कि बाप रे बाप कुछ तो बड़ा हो रहा है यहाँ पर। इमोशनल लोग हैं, कोई भी हमारे इमोशन के साथ खेल जाता है। हम लॉजिकली सोचते ही नहीं हैं कि ये हो क्या रहा है। अब ये सौरभ दास जो कह रहा है कि हम लोग एक प्रेशर ग्रुप हैं, जानते हैं क्योंकि मैंने बोला इसको हैसियत पता है। इसके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो इसके पितामह होंगे, उन्होंने कहा बेटा नेता नहीं बनना है, बेटा तुमको जो है हर बार भीड़ बुलानी है, दबाव बनाना है, स्ट्रीट पावर दिखाना है जब जहां जरूरत हो, और वो इसी को प्रेशर ग्रुप का नाम दे रहा है। इस देश में किसान आंदोलन हुआ, सालों तक किसान बैठे रहे। कुछ किसान नेताओं को लगा कि अब तो हम देश में नेता बन गए, लोगों के बीच हमारी जो है पहचान बन गई है। गए थे कुछ नेता लड़ने के लिए चुनाव, उन नेताओं से जाके पूछिए कि अपने बूथ पर जमानत जब्त करवा के आए हैं नेताजी। तो ऐसे नेताओं का ये हाल होता है, ये बात ये लोग बेहतर समझ रहे हैं। दूसरा, ये एक्सपोज भी हो जाते हैं कि अरे बहुत नेतागिरी कर रहे थे, जनता ने तो वोट ही नहीं दिया। तो उस वाले एग्जाम में जाना क्यों? प्रेशर ग्रुप करते रहिए, नेता बने रहिए। अब जो मैं ट्वीट की बात कर रहा था, बात इधर से उधर हो गई। ट्वीट में लिखा जा रहा है सीजेपी लीडर अभिजीत दिपके इज नाउ आस्किंग फॉर डोनेशन। मैंने आपको सुनवा ही दिया। व्हाट एग्जैक्टली विल सीजेपी डू विथ डोनेशंस? नाइट पार्टीज जो हमने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट के तुरंत बाद, अमृत विस्की। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सुनिए। अभिजीत दिपके घर के बाहर कुछ कर रहे थे, शायद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे कि पीछे से एक कार्टून का वीडियो वायरल हो गया है। साथ में लोग वो निकाल दे रहे हैं कि इस कार्टून के अंदर माल क्या है। तो बताया यह जा रहा है कि ये किसी जो है शराब का ब्रांड है। बताइए, दिपके साहब को तो टाइफाइड हो गया है, पता नहीं किसके लिए विस्की जा रही है। कि मुझे लगता है कार्टून में विस्की तो नहीं होगी, कुछ और होगा। अरे क्या तुम लोग ऐसे करते हो यार? दारू की कार्टून में केवल दारू हो सकता है, उसमें आटा हो सकता है, उसमें चीनी हो सकता है, राशन हो सकता है। पता नहीं तुम लोग हमेशा गलत क्यों सोचते हो यार। सकारात्मक रहिए, ऐसे मत करिए। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो खेल चल रहा है, ये खेल क्या है। एक और बयान सुनिए, फिर मैं समझाता हूं। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा, और उससे उसके बाद नाम के लिए इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी। अभिजीत दिपके एंड गैंग वही बोल रहा है जो इस देश में विपक्ष सालों से बोल रहा है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन चोरी करा रहे हैं, चोरी हो रही है। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चलो आओ ईवीएम हैक करते हो, जहां से दुनिया के किसी से जिसको बुलाना हो बुला के हैक करके दिखाओ। हैकाथॉन का बाकायदा एक तरह से आयोजन किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई थी दोस्तों। अभी अभी चुनाव हुए हैं देश में कुछ,
आपको पता है ना कि तमिलनाडु में कौन चीफ मिनिस्टर बन गया? आपने सुना कि तमिलनाडु के रिजल्ट पर कोई हल्ला हो रहा हो? हिमाचल में किसकी सरकार है? पंजाब में किसकी सरकार है? कर्नाटक में किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार कलकत्ता में, माफ करिए, वेस्ट बंगाल में अब तक थी तो सब कुछ ठीक था। अब लोग बंगाल में भी कह रहे हैं कि चोरी हो गई। क्या है? ये सिंपल थ्योरी है। एक झूठ को बार 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 बोला जाए, एक झूठ को अलग अलग मंचों से, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग दोहराएं। ऐसे लोग जिनका पब्लिक इन्फ्लुएंस हो। कुछ लोग तो मान ही जाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, कुछ लोग मान जाएंगे। अरे भाई, मैं किसी पार्टी को वोट दे के आया और शाम में मेरी दी गई वोट वाली पार्टी हार गई, तो मैं ये कहूं कि अरे मैंने जिसको वोट दिया वो पार्टी हार कैसे गई? अरे मूर्ख हूं क्या मैं? यहां अंडा है क्या एकदम? जो पार्टी जीती उसको ज्यादा वोट मिले हैं तो जीत गई। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि यह खेल अब शुरू होने वाला है। सीजेपी जो ये कह रहे हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, का मतलब पॉलिटिकली जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तो एक्सपोज हो जाएंगे। हमारी कोई मानेगा नहीं, हमारी कोई सुनेगा नहीं, 0 सन्नाटा, खेल खत्म। तो उस खेल में जाना क्यों है? हम प्रेशर ग्रुप बन के रहते हैं, जेंजी करेंगे, रील बनाएंगे, रील काटेंगे, पब्लिक को रील से दौड़ाएंगे, बुलाएंगे, अपनी कहानी चलती रहेगी। और यही पूरा खेल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। FCRA सुना है ना आपने? वही मैंने बोला कि आप तो इमोशनल हैं। बच्चों को मार दिया, बच्चों को लाठी मार दिया। बच्चों को बुलाया वहां कौन था? पुलिस ने तो कह दिया था कि इधर नहीं आना है, फिर भी आपके बच्चों को कौन भेज रहा था? तो पुलिस की दिक्कत थी या जिन लोगों ने भेजा उनकी दिक्कत थी? या अपने दिमाग से पूछिए, अपने मन से पूछिए। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, पहली बार इंदिरा गांधी लेके आई 1976 में। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार में पुराने वाले को हटा के बिल्कुल नया कर दिया गया। 2020 में फिर से सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ जरूरी चीजें इसमें ऐड की। अब आ गया है 2026, सरकार इसको कठोरतम करने जा रही है और कुछ लोगों का यही असल दर्द है। अब जैसे सौरभ दास को किसी मॉल में हाई डिजाइन के शॉप से किसी ने कुछ खरीदता हुआ देखिए। गाइस ये देखो कॉकरोच जनता पार्टी का क्या नाम है इसका, सौरभ दास, फंडिंग के पैसा से एप्पल का बैग, और ये देखो क्या शॉपिंग चल रही है, हाई डिजाइन। वहाँ एप्पल स्टोर है दिल्ली साकिब, सिलेक्ट सिटी वॉक, वहाँ से आईफोन खरीदा, अभी वहाँ से ये देखो इनकी फंडिंग चल रही है। अब देखिए, सौरभ दास बैग खरीद रहे हैं, सौरभ दास 5 सितारा होटल में पार्टी कर रहे हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां आती है जानते हैं? जब हम ये कह रहे हैं कि हम सफेद पोश हैं, हम बिल्कुल साफ हैं, हम क्रांति कर रहे हैं, हम देश में सुधार करना चाहते हैं, तो लोग फिर सवाल पूछना शुरू करेंगे। अरे भाई, जिसके चरित्र में दम होगा वही कोई आंदोलन खड़ा कर सकता है, जिसके कैरेक्टर में दम होगा वही कोई आंदोलन खड़ा कर सकता है। नहीं तो लोग ये पूछेंगे ना कि जो व्यक्ति उमर खालिद के बगल में बैठ के इतना तेज मुस्कुरा रहा है, वो इस देश का भला चाहता है, वो इस देश में क्रांति करेगा। उमर खालिद कश्मीर पर क्या सोचता है? उमर खालिद का बाप कौन है? उमर खालिद के अफजल गुरु, जो संसद हमले का दोषी, जिसको भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, उस उमर खालिद जो है, उस अफजल गुरु के बारे में क्या सोचता है? और उसके बगल में अगर सौरभ दास है और वो वकालत करता है कि उमर खालिद बाहर आना चाहिए, तो इसके बारे में तो सवाल पूछे जाएंगे, पूछा जाना चाहिए। अब एक और बात देखिए, ये कैरेक्टर कैसा है सौरभ दास? पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान का टेंशन था, उस बीच में दोनों तरफ से जबरदस्त बयानबाजी हो रही थी। उसी बीच हमारे सेना अध्यक्ष जो थे, उन्होंने कहा कि जो इंडियन आर्मी चीफ थे उपेंद्र द्विवेदी जी, अब तो बदल गए खैर, उन्होंने कहा कि अगर अगली बार पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से, भूगोल से मिटा दें। किसके लिए कहा गया? पाकिस्तान के लिए। किसने कहा? इंडियन आर्मी चीफ ने कहा। ये सौरभ दास का ज्ञान देखिए, ये जो लिख रहा है,
Is this how the senior most army officer should speak? Such language only belongs in politics, not the armed forces. Serving officers, forget army chief, are expected to exercise restraint in their public statements. Let's not let our armed forces engage in such language. क्या करते हैं उपेंद्र द्विवेदी जी? हमारे यहाँ के आर्मी चीफ क्या परचून की दुकान चलाते हैं क्या बाबू? तेल बेचते हैं, नाइट पार्टी करते हैं? क्या लगता है आर्मी का चीफ हाथी घोड़े इसकी बात करेगा? आर्मी का चीफ है वो, बम बारूद की ही बात करेगा। आर्मी चीफ है वो, इंडियन आर्म फोर्सेस का चीफ है। तो जब अपने दुश्मन के बारे में बात करेगा तो और क्या बात करेगा भाई? वो तुमसे सीखेगा क्या बात करना? और ये जो आपने अभिजीत दीपको को सुना कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी का ए आदमी अगर इसमें ढूंढ दे तो नहीं है। हम अकाउंटेबिलिटी तय करना, कौन है भाई तू? कौन हो? क्या करते हो? क्या बेचते हो? काहे की दुकान है? हम लोन लेके अमेरिका गए, अभी तक लोन चुका रहे हैं। अब पूरा खेल चल रहा है लोन के। लोग पूछ रहे हैं तो बुरा लग रहा है। ग्रेटर कैलाश दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है। ये जो उमर खालिद के साथ बैठा है, ये जो ज्ञान दे रहा है भारत के आम चीफ को कि आप पाकिस्तान को ऐसे मत बोलिए, ये लाखों रुपए के किराए में कैसे रह रहा है, लोग पूछ रहे हैं तो इसको बुरा लग रहा है। ये कैरेक्टर क्या है ये सुन लीजिए, और ये कितना बड़ा क्रांतिकारी और कितना बड़ा देशभक्त है ये भी समझने में आसानी होगी। भारत जब 370 को उठा के फेंक देता है कूड़ेदान में, तो पाकिस्तान में कहीं कोई कोर्ट की कोई टिप्पणी करता है। पाकिस्तान के अंदर किसी जज ने कुछ कहा, 370 पर किसी भी हिंदुस्तानी की क्या राय होनी चाहिए भाई? जो राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है, वो कोई अलग राय हो ही नहीं सकती यार। हम लोगों ने बचपन में इतिहास में पढ़ा, टीचर बड़ा मायूस होकर बताते थे कि 370 तो हट ही नहीं सकता, 2/3 बहुमत चाहिए, बहुत सिस्टम बताते थे। जिस दिन ये हुआ उस दिन भारत की ताकत का एहसास हुआ, हर राष्ट्रवादी को गौरव हुआ कि ये एक ऐसा तीर था 370 जो नश्तर की तरह हर राष्ट्रवादी के सीने में चुभता था, हर भारतीय के सीने में चुभता था कि देश एक है लेकिन संविधान दो, एक देश एक विधान, यही तो नारा है यार इस देश का। ये लड़का क्या कह रहा है पाकिस्तान के किसी कोर्ट की टिप्पणी पर? सुनिए। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेड, we have seen what they have done with their constitution. I don't know how they are going to decide the article 370. ऐसा है सौरभ दास, अगर तुम्हारी समझ यह है कि पाकिस्तान का कोई जज पाकिस्तान की किसी कोर्ट में क्या बोल रहा है और उस आधार पर उसको उदाहरण बनाते हुए तुम भारत के लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की जुडिशरी पर कमेंट कर रहे हो, तो तुम टुच्चे हो। 2 कौड़ी की समझ है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए फिर यही कहा जाता है कि कुछ दिन तो गुजारिए पाकिस्तान, आइए लाहौर विला कुवैत हबीबी, थोड़ा लाहौर देखिए, थोड़ा इस्लामाबाद देखिए, थोड़ा बलूचिस्तान देखिए। देखेंगे, जाइए पीओजे के, जिस 370 पर तू ज्ञान दे रहा है इतना बड़ा, जाके देखो पीओजे में वहां के कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वहां की मिलिट्री क्या कर रही है। और आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं क्रांतिकारी है, लड़का क्रांति कर रहा है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का मतलब अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान का कोई जज बताएगा कि भारतीय लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए, भारतीय जुडिशरी को क्या होना चाहिए, या पाकिस्तान में बैठा कोई कव्वाल या कोई गायक या जो भी कोई कुछ करता हो वो बताएगा कि हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए। और हमारे यहां बैठे लोग बताएंगे कि देखिए इस्लामाबाद में फलाने गुलाम अली साहब ने क्या कह दिया। इस तरह के मानसिक विकार लोगों के बारे में और क्या कहा जाएगा भाई? ये कह रहे हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, तो फिर बुरा लग रहा है, हम केस कर देंगे, हम कानूनी कोर्ट में चले जाएंगे, आई विल सू यू, ये सब चल रहा है। ये सौरभ दास का बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं सौरभ दास? लोगों ने पूछना शुरू किया है, लोगों ने खंगालना शुरू किया है। देखिए
कोई कंपनी है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट टाइप का कुछ मामला है यार, तो उसके क्या हैं, को फाउंडर हैं और सीईओ हैं शुभम ठाकुर। ये भाई साहब क्या हैं, ये हैं, ये भी को फाउंडर हैं सौरभ दास, पॉलिसी रिसर्चर एंड लीगल राइटर, ठीक है। और ये भाई साहब अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपना क्या लिखते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं ये। वाह गुरु वाह, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन खुद पर हो गया, तुरंत वकील को फोन मिलाओ, पुलिस को फोन मिलाओ, इधर फोन मिलाओ। अरे भाई जर्नलिस्ट हो ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिखा है भाई ने लिंक्डइन प्रोफाइल पर। आगे भाई लिख रहा है, ही इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ क्लाइमेट एक्शन फ्रंट, यही वाली कंपनी। अब इस कंपनी की बारे में जो लोग बता रहे हैं वो भी सुन लेंगे आगे। ये जो भाई जिसका नाम ले रहा है कि को फाउंडर ऑफ क्या, क्लाइमेट एक्शन फ्रंट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट माननीय सौरभ दास जी, इस आरोप पर लोगों ने निकाला कि भाई कोई कंपनी है उसमें तुम को फाउंडर हो, तुम्हारे पास पैसा किधर से आ रहा है, लोग ये सब पूछने लगे। भाई ने कहा एब्सोल्युटली रबिश, सौरभ दास झूठ है मिलॉर्ड, झूठ है झूठ है झूठ है। और आगे लिख रहे हैं, डिलीट दिस फेक न्यूज इमीडिएटली अदरवाइज गेट रेडी फॉर लीगल एक्शन। तुरंत लीगल एक्शन लेता भाई। ये देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोल दे, आपने सुना ही कि इससे लोग पूछे कि लोग चला रहे हैं आपका घर द्वार ये सब किराया विराया, तो ये प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने लगा, ये पीएम केयर फंड का हिसाब मांगने लगा। अरे भाई टीटी हमको पकड़ेगा, फिर वही बात है, टीटी हमको बोले भाई साहब टिकट दिखाइए, तो टिकट होगा तो टिकट दिखाएंगे ना यार, कि हम बोलेंगे नहीं नहीं रेल मिनिस्टर को बुलाइए, मिनिस्टर साहब का इस्तीफा लाइए। जब रेड सिग्नल हम क्रॉस करेंगे रोड पर, तो जो जंप मारोगे, ट्रैफिक से निकलोगे, तो ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी। जब वो चालान करेगा तो हम कहेंगे नहीं गडकरी जी को बुलाइए, गडकरी जी से बात करेंगे। तो माथा उठा खराब है क्या जी तुम लोगों का। अब देखिए भाई जो आगे कह रहा है वही लीगल एक्शन वाली बात। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन विद दिस काइंड विथ शुभम ठाकुर। There is no such company that operates. Anyone spreading fake news will face the full warmth of the law. कानून का हंटर चलेगा, भाई बता रहा। उसी पर जो है ऑफिस ऑफ विजय पटेल है, उसने ट्वीट किया, उसी पर जवाब दिया एक और। बोला हेलो सौरभ बाबू रे, बाबू सब डिलीट कर रहे हो, लेकिन वो जो तुम्हारा वो है पुराना ट्वीट है एक जो मार्केट में आ गया है, क्या है पुराना ट्वीट, ये देखिए कई साल पुराना एक ट्वीट है सौरभ दास जी का इसी कंपनी के लिए। क्या लिखा है, वेरी हैप्पी टू अनाउंस क्लाइमेट एक्शन फ्रंट अ कॉन्स्टेंटली सर्विस दैट वर्क्स। है पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ, दुनिया बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ो, ये सब भाई लिख रहा है। यहां लिख रहा है कि नहीं नहीं ऐसी कोई कंपनी नहीं है, हम नहीं जानते किसी शुभम ठाकुर को। तो यहां पर ऑफिस ऑफ विजय पटेल ने बोला भाई रे सब डाटा वाटा तो तुम डिलीट कर रहा है, लेकिन वो पुराना वाला जो तुम्हारा ट्वीट है वो ट्वीट रह गया है, वो लोगों ने यहां लगा दिया। अब क्या करोगे? अब लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि सुनो, वो जो फोनी कंपनी खोल के रखे हो, फोनी का मतलब फर्जी कंपनी कि खाली कागज पर है, वो क्या केवल फंड लेने के लिए है, माल लेने के लिए? विदेशी माल उसी तरीके से आ रहा है कि मतलब कोई कंपनी है, हाँ कंपनी है भाई साहब हवा में, उसमें माल भी आ रहा। नहीं देखते हैं बिहार में सड़क बन गई, पुल बन गया, अब वहां जांच होने गया तो पूरा का पूरा एस्टीमेट आ चुका है, ठेकेदार पैसा ले चुका है, न कभी पुल बना, न कभी कोई कुआं खुदा, न तालाब कभी खुदा, लेकिन ऑन पेपर सब कुछ हो जाता है, यानी प्रोजेक्ट का माल घप। ये पूछा जा रहा है। एक और ट्वीट सुनिए, ये मैडम को आप जानते होंगे। 6 जून को जिस दिन दीपके अमेरिका से आ रहा था, मैडम ने कहा कि मोदी और अमित शाह दोनों देश से भागने का प्लान कर रहे हैं।
दोनों देश से भागने ही वाले। उसी के बारे में, नीलू व्यास नाम है इस लेडी का, उसके बारे में ऑफिस ऑफ विजय पटेल लिख रहा है, डू यू रिमेंबर हर, सी स्प्रेड फेक न्यूज। इससे बड़ा फेक न्यूज क्या होगा यार, कि दीप्ति अमेरिका से आ रहा तो यहाँ बतौर पत्रकार हम ये बोलने लगे कि मोदी जी डर से कांप रहे हैं, मोदी जी असाइलम लेने वाले हैं, जैसे शेख हसीना भारत में है, मोदी जी कहीं और जाने का सोच रहे हैं। ये लेडी पत्रकार ने ये सब बोला है अपने वीडियो, और ये लोग क्लेम करते हैं कि ये लोग पत्रकार हैं, इनको देश की समझ है, ये देश के समाज ताने बाने ये सबको बेहतर समझते हैं। अब समझिए एक आदमी की दुश्मनी में ये लोग किस कदर गिर गए हैं, किस कदर। जनता वोट नहीं दे रही, जनता के विचारों को ये अपने हिसाब से घुमा नहीं पा रहे, तो अब क्या क्या ये करना चाहते हैं और किस कीमत पर करना चाहते हैं, उसी के बारे में लिख रहा है। हर चैनल द पब्लिक इंडिया हैज रिसीव्ड 14 लाख ऑफ फॉरेन फंडिंग फ्रॉम नन अदर देन द ठाकुर फैमिली फाउंडेशन। शी वाज आल्सो वरीड अबाउट सौरभ दास। ये सौरभ दास की चिंता जिन लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है, उनमें से ये लेडी भी है, जो लेडी ये बता रही थी 1 महीने पहले कि मोदी जी देश छोड़ के जाने वाले हैं। सौरभ दास लोगों को निजता, सुरक्षा, ये सब का हवाला देकर अब धमका रहा है कि मैं केस कर दूंगा। लेकिन लोग ये पूछेंगे ना बाबू कि जब अभिजीत दीपके बात कर रहा है तो पीछे से वो अमृत वाला कार्टून में क्या है। लोग ये पूछेंगे ना कि अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक, और तुम लोग दबा के ब्रेड पकौड़ा कचौड़ी जो भी खाना था खा रहे थे। ये कितना इनह्यूमन है, आप इसी से समझ लो ना कि आपका बच्चा अगर वहां जा रहा था, कि कोई व्यक्ति कई दिन से भूखा है और उसके सामने हम रोज कह रहे हैं कि सर हम भी आपके साथ हैं, सर हम भी आपके साथ हैं, और सर के सामने हम रोज बिरयानी चूस रहे हैं। ये बात तो सोनम वांगचुक ने मंच से कही कि अरे भाई भूखे हो तो कम से कम एक दिन तो भूखे रहो, मेरे सामने तो ठूस ठूस कर मत खाओ। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। आप जेंजी हैं, आप नए जमाने के हैं, तो आप कुछ नहीं मानेंगे। आप न देश का संविधान मानेंगे, न देश का कानून मानेंगे, न पुलिस मानेंगे। खाता न भाई जॉन जेंजी कहे वो सही। ऐसा नहीं होता है बाबू, नहीं होगा ऐसा। ये जो सौरभ दास है ये करता क्या है वो तो बहुत कुछ हम लोगों ने बता ही दिया है, पब्लिक डोमेन में है, सब वही बता रहे हैं हम लोग, कुछ अजूबा तो है नहीं। लोग पूछ रहे हैं, भाई धमका रहा है। अशोक श्रीवास्तव है वरिष्ठ पत्रकार, लिख रहे हैं जो बिना अनुमति के, देखिए वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, जो बिना अनुमति के कानून तोड़कर संसद को उखाड़ फेंकने और भारत को नेपाल बनाने वाली भीड़ के साथ पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच गए थे, वो एक पत्रकार के अपने बंगले तक पहुंचने से इतना घबराए हुए। सौरभ दास खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट बताता है, तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट को ट्रांसपेरेंसी से डर क्यों लगता है? बंगले में ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश हो रही? आप एक चीज समझो ना कि मई के महीने में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो कहां जाते हैं? कोलकाता, मदर टेरेसा हाउस में। और जून के महीने से खेल शुरू हो जाता है कॉकरोच जनता पार्टी का। 6 जून को दीपके अमेरिका से भारत आ जाता है। ये एफसीआरए इतना सीरियस क्यों है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर बवाल इतना क्यों है? आप इस बात को समझें तो ये बात इतनी गंभीर है जितनी कह लें कसरत या जितनी तकनीकी चीजों में भारत सरकार उलझी हुई थी, या जितना बड़ा फैसला अगर आप सामान्य तरीके से समझें तो राम मंदिर का निर्माण हो, जितना बड़ा फैसला धारा 370 पर सरकार को बहुत फर्मली काम करना पड़ा। एफसीआरए कुछ उस तरह की चीज है। पूरी दुनिया का प्रेशर है दोस्तों, पूरी दुनिया का प्रेशर। आप समझो ना कि एक अमेरिकी रिपब्लिकन है, मूरी नाम है समथिंग, वो कुछ भी बकवास कर रहा है। वो लिख रहा है कि भारत में चर्चों का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये ठीक वैसी ही कहानी चल रही है जैसा सीएए के दौरान था कि मुसलमानों को से पेपर मांगा जाएगा, मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। ये सब फ्रॉड आपने सुना था ना, देश में पैनिक फैलाने के लिए। लेकिन सीएए हुआ, घुसपैठियों का धीरे धीरे हिसाब भी हो रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर बिल्कुल सील हो रहा है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहले से सील है, भारत म्यांमार बॉर्डर सील हो रहा है।
तो कुछ लोगों को भारत का जो है पूरा हिस्सा ओपन चाहिए, भारत का बॉर्डर खुला चाहिए ताकि जो मन हो वो कर सके। अब भारत लड़ाई लड़ रहा है ड्रग के खिलाफ, हमने नक्सलिज्म को खत्म कर दिया भाई। कुछ लोगों का ये दर्द है कि भारत अपनी बड़ी बड़ी परेशानियों को तेजी से खत्म करता जा रहा है, वो चाहे नक्सल मूवमेंट हो, वो चाहे भारत को में ड्रग तस्करी हो, वो चाहे भारत में अवैध हथियारों का कारोबार हो, इन सब में विदेशी पैसा आता है। भारत सरकार उस पैसे को रोकना चाहती है। ये जो चर्चों को विदेशों से पैसा आ रहा है उसको नहीं रोकना है। ये जो छांगुर जैसे लोग जो विदेशों से 400 500 करोड़ ले रहे हैं, 2 4 हजार लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाना है। लेकिन फैलाया यह जा रहा है कि भारत सरकार चर्च का अधिकार लेके भारत सरकार क्या करेगी भाई? भारत सरकार हाँ ये तय जरूर करेगी कि चर्च का पैसा चर्च के पास आए। भारत सरकार ये जरूर तय करेगी कि चर्च के पास जो पैसा आ रहा है चर्च खर्च कहां कर रहा है। क्या चर्च उन पैसों का इस्तेमाल धार्मिक परिवर्तन के लिए कर रहा है, कन्वर्जन के लिए कर रहा है? नहीं होने देंगे। और ये एक बहुत मेजर लड़ाई है दोस्त। और जिस समय तुम्हारे यहां तुम्हारी सरकार, वही मैंने बोला ना कि सामान्य लोग इतनी चीजों में कहां जाते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ था, जो हुआ था एक जरूरी चीज थी, उससे जोड़ करके लोगों ने अपने अपने हिसाब की रोटियां सेकी हैं। FCRA अभी तक नहीं आ पाया है, संसद ही नहीं चल पाया है मॉनसून सत्र में। ये व्यक्ति अगर वाकई में आपके देश के लिए, आपके बच्चों के लिए, ये सब बहुत सीरियस शब्द हैं, सोच रहा होता, आप समझो ना, ये व्यक्ति न्यायालय के जो जजेस हैं उनको गूंस बुलाता है। मैंने बोला ही आपको कि पाकिस्तान के किसी जज ने कुछ 370 पर कह दिया, उसके लिए वो उदाहरण बना रहा है कि क्या वहां के कोर्ट से हमारे कोर्ट को कुछ सीखना चाहिए। ऐसे लोग जी उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए, तो ऐसे लोगों की बीमारी का क्या इलाज है? अभिजीत अय्यर मित्रा वो जो उसने 2 जजों पर जो टिप्पणी की है उसको लिखते हुए कहा इन्होंने, इज दैट व्हाट दिस ट्वीट इज जर्नलिज्म, कॉलिंग 2 हाई कोर्ट जजेस गून्स एंड एक्यूजिंग देम फॉर इंटिमिडेशन, यू एंड योर प्लेटफॉर्मर्स आर ऑल रिपीट ऑफेंडर्स। अभिजीत अय्यर मित्रा यही लिख रहे हैं। पूरा गैंग अभिजीत अय्यर मित्रा के पीछे चला गया है। यह लड़का आपको याद होगा, नेपाल बना देंगे, ये नेपाल बना देंगे कि अगले दिन 5 स्टार में इसके साथ पार्टी कर रहा था। लोगों ने कहा कि भाई ये तो वही आदमी है। आप ये कितना सीरियस खेल चल रहा है आप ये समझो। जो लोग देश की संसद चलो, प्रधानमंत्री का घर घेरो, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को डिग्री दिखाना पड़ेगा, इस लेवल की बकवास कर रहे हैं। एक पत्रकार के घर के बाहर जाकर घर दिखा देने से इतने डरे हुए हैं कि कह रहे हैं कि हम इधर केस कर देंगे, उधर केस कर देंगे। पूछा क्या जा रहा है? टीटी ने हमको ट्रेन में पकड़ा है, टीटी मांग रहा है टिकट। यही तो बात है भाई। तुम जिस घर में रह रहे हो, आपके पिताजी अंबानी हैं तो बता दीजिए कि मेरे बाबूजी का नाम अंबानी है, हम तो एंटीलिया में रह सकते हैं, तुमको तुम्हारे बाप के क्या जा रहा है? लेकिन बाबू, जब ऐसा कोई सिस्टम है नहीं और वहां लाखों का किराया है और तुम देश में क्रांति करने आए हो, तो लोग तो तुमसे पूछेंगे, जो तुम्हारे विरोधी होंगे, कि यह सिस्टम चल कैसे रहा है, इसमें बुरा क्यों लग रहा है। और अब लोगों पर केस करने की बात कही जा रही है। बहुत जरूरी है लोगों का आंख खोलना। आप कंधे की तरह इस्तेमाल मत हो। देखते रहिए DN Media, हर खबर भरोसे के साथ।